हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं वृक्ष की, और जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हम आपसे बात कर रहे हैं वृक्ष से रिलेटेड। हमने कुछ आपको बातें बताई थी पिछले लेक्चर में। आज हम आगे बढ़ते हैं वृक्ष से रिलेटेड बातों के लिए, और हम स्टार्ट करते हैं लिखना और समझना चालू करते हैं। देखो, वृक्ष को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि उसकी डेफिनेशनों को क्लियर करना। बिल्कुल आराम से तरीके से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो। ध्यान दीजिए सबसे पहले कि वृक्ष को क्या बोला गया था, पहले किसके नाम से जाना गया वृक्ष। तो देखिए, सन 1857 में ओथर केले नामक वैज्ञानिक था। ओथर केले नामक वैज्ञानिक ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के संरचनात्मक जो संरचनात्मक समावयवों की गणना के लिए रूप रहित संबद्ध ग्राफों का प्रयोग किया गया। मतलब ऐसे ग्राफ जिनके अंदर क्या विद्यमान नहीं है, लूप विद्यमान नहीं है, ऐसे ग्राफों का प्रयोग किया गया, संबद्ध ग्राफों का, जो समावयवों की जो क्या कर रहा था, समावयवों की गणना करने के लिए रूप रहित संबद्ध ग्राफों का प्रयोग किया गया, और वही ग्राफ क्या कहा गया, वृक्ष बोला गया। उन्हीं ग्राफों को क्या बोला गया, वृक्ष बोला गया। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, जब लिखोगे तो सब पहले तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखिए सभी बच्चे। सन 1857 में साथ के साथ नोट करें, सन 1857 में ओथर केले नामक वैज्ञानिक ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स CnH2n+2 के संरचनात्मक समावयवों की गणना के लिए लूप रहित संबद्ध ग्राफों का प्रयोग किया, जिन्हें वृक्ष कहा गया। ग्राफों का प्रयोग किया जिन्हें वृक्ष कहा गया, जिन्हें क्या कहा गया, वृक्ष कहा गया। क्लियर है बिल्कुल। अब हम लिखते हैं डेफिनेशन अगली कि वृक्ष किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया कि भाई वृक्ष क्या था, ये ना कि अपन जो भार आपको बता रहे थे वो वृक्ष नहीं था। वृक्ष क्या था आपका, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके समावयवों की गणना के लिए जो संबद्ध ग्राफों का प्रयोग किया गया, लूप रहित, उन्हें वृक्ष कहा गया। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हम वृक्ष की डेफिनेशन लिखते हैं, तो सब बच्चे हेडिंग बना लीजिए, वृक्ष बनाइए हेडिंग भाई, वृक्ष की हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, और लिखिए कि वृक्ष क्या है। लिखिए, लूप रहित संबद्ध ब्रैकेट में लिखो अदिष्ट। मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स थोड़ी है, कल भी तो बात की थी मैंने आपसे, कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है कि वृक्ष की ये डायरेक्शन होगी। सिंपल सी बात है कि भाई ये टहनी इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा तो फिक्स है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अदिष्ट है। देखो, कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहते हैं तो आप भूलते नहीं हो डेफिनेशनों को। एक एक चीज आपके सामने होनी चाहिए। कभी भी वृक्ष में देखा होगा कि टॉप कभी जड़ में आकर के नहीं मिलता है, क्लियर सी बात है। दूसरी बात ये भी देखी होगी आपने, याद करो कि वृक्ष में कोई टहनी फिक्स नहीं कर दी जाती कि इस डायरेक्शन में ही जाएगी, इस डायरेक्शन में ही जाएगी, ऐसा तो नहीं किया जाता ना। इसका मतलब कौन सा होता है, वो अदिष्ट होता है। साथ में आपने देखा कि चक्र तो नहीं बनता, टॉप जड़ में आकर के तो मिलता नहीं है, इसका मतलब अचक्रीय, लूप कभी नहीं होता उसके अंदर। तो क्या हुआ, लूप रहित संबद्ध अदिष्ट अचक्रीय ग्राफ क्या कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। सब बच्चे नोट कर लें भाई। अब कैसा होता है वृक्ष, देखो जो बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं तो वो बाद में वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। ये आपका कोई वृक्ष है, जैसे एक शीर्ष का वृक्ष हो गया। ये क्या है, तुच्छ वृक्ष भी बोला जाता है इसको। ये क्या हो गया, दो शीर्ष का वृक्ष हो गया, देख लीजिए। अब मैंने बोला जैसे ये 3 शीर्ष का वृक्ष हो गया, 4 का हो गया, देखो ये लो
ये क्या है, सब वृक्ष है। तो एक दो एग्जाम्पल बना लीजिए वृक्ष का, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। बना लीजिए भाई सभी बच्चे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है यदि आप समझो तो। लिख लिया? अब लिखिए आगे। अगली डेफिनेशन लिखिए सब बच्चे। वन, कल बात की थी ना अपन ने। अगली डेफिनेशन लिखिए वन। कि वन क्या होता है? फॉरेस्ट, जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने फॉरेस्ट का। तो क्या होता है फॉरेस्ट? जंगल, वन, जिसे आप जंगल भी बोलते हो। वन क्या होता है? एक दो वृक्ष हो वो वन थोड़ी होता है। जैसे एक दो वृक्ष बना दिए वो वन थोड़ी है। मतलब एक दो वृक्ष है, जैसे आपके घर के आगे गार्डन में 2 4 5 वृक्ष है, तो क्या वो आपका क्या वन थोड़ी हो गया, जंगल थोड़ी हो गया। उसके लिए क्या होगा? बहुत सारे वृक्षों का संग्रह। क्या बोला जाता है? वन किसे बोलेंगे अपन? बहुत सारे वृक्षों का एक संग्रह क्या कहलाता है? वन कहलाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वृक्षों का संग्रह क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा। वृक्षों का संग्रह क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आगे चलते हैं। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए सब बच्चे, लिखिए। वृक्षों का संग्रह एक वन होता है। वृक्षों का संग्रह एक वन होता है। बोलिए भाई, वृक्षों का संग्रह क्या कहलाता है भाई? एक वन होता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अब आपने गांव में देखा होगा, या आजकल तो होती नहीं है, आपको पता है जो नर्सरी वगैरह होती है उसमें बबूल रहते ही नहीं है, क्योंकि सब काट देते हैं। हरे हो चाहे वो सूखे हो, बोल कोई सा भी जैसे पेड़ होता है तो बहुत कम पेड़ मिलेंगे। बाकी जो आप अभ्यारण्य वगैरह में जाओगे तो बहुत सारे पौधे होते हैं, तो उनको मिलकर के क्या बनता है? एक जंगल बनता है। क्लियर सी बात है? तो वृक्षों का संग्रह क्या कहलाता है? एक वन कहलाता है। बताओ डेफिनेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कि वन आप जानते हो क्या होते हैं? बहुत सारे वृक्ष। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या हो गई फॉरेस्ट की? वृक्षों का एक संग्रह एक वन कहलाता है। क्लियर है? देखो कोई डाउट मत रखना, ठीक है? आप लोग यदि तरीके से क्लास लोगे या तरीके से नोट्स बनाओगे तो आपको हर चीज बिल्कुल इजी वे में क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में एक और चीज ध्यान रखना, मैं थ्योरम जब आपको पढ़ाऊंगा तो थ्योरम 100% यहीं पर याद हो जाएगी। जो आपने क्लास में पढ़ी है वहीं से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, यदि आप ध्यान दोगे तो। देखिए भाई और ध्यान से समझिए। अगली परिभाषा, रूटेड ट्री। कल बात की थी अपन ने। रूटेड ट्री का मतलब क्या है? जिसे क्या बोलोगे आप? समूल वृक्ष। क्या बोलोगे? समूल वृक्ष। रूटेड ट्री को क्या बोलोगे? समूल वृक्ष। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम कि समूल वृक्ष क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा वृक्ष जिसके अंदर मूल भी विद्यमान हो, क्या कहलाएगा? समूल वृक्ष कहलाएगा। भाई कोई भी वृक्ष है और उस वृक्ष के अंदर क्या विद्यमान है? मूल भी विद्यमान है, अर्थात जैसे मूल को क्या बोलोगे आप? जड़। तो लिखिए डेफिनेशन, लिखिए। ऐसा वृक्ष जिसमें मूल या जड़, ऐसा वृक्ष जिसमें मूल या जड़ विद्यमान हो। अब सुनो, पहले समूल वृक्ष कहलाएगा, लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन हम क्या कहते हैं वो सुनिए। समूल वृक्ष की दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वो क्या है? सुनिए ध्यान से।
ऐसा वृक्ष जिसमें कोई एक शीर्ष, जिसे जड़ या मूल कहते हैं, शेष अन्य सभी शीर्षों से भिन्न हो, समूल वृक्ष कहलाता है। बात समझ में आई? तो लिखिए आप डेफिनेशन। ऐसा वृक्ष जिसमें कोई एक शीर्ष, ऐसा वृक्ष जिसमें कोई एक शीर्ष, अब कौन सा शीर्ष? जिसे क्या कहते हैं हम? जड़ या मूल। अन्य शेष सभी शीर्षों से, अन्य सभी शेष शीर्षों से भिन्न हो, अन्य सभी शीर्षों से क्या हो? वो भिन्न हो, समूल वृक्ष कहलाता है। हाँ भाई, समझ में आ रही बात आप क्यों? कि कोई भी वृक्ष ऐसा वृक्ष जिसके अंदर क्या हो? एक शीर्ष ऐसा हो जो सभी शीर्षों से बिल्कुल डिफरेंट हो। आप खुद देखो, जब वृक्ष में देखते हो तो वृक्ष में पूरे वृक्ष के अलावा दिखता है वो अलग से शीर्ष। जो आपने देखा होगा वृक्ष के अंदर जो जड़ होती है, जड़ पूरे वृक्ष में अलग ही दिखती है ना, आपको नजर थोड़ी आती है कि देखो बिल्कुल इक्वल नजर नहीं आती, उसका तो रूप ही अलग होता है। तो यहाँ पर भी रूप अलग हो जाएगा उसका, डिफरेंट शीर्ष। जैसे कैसे? बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। जैसे एक मैंने समूल वृक्ष बना दिया, ये देखिए बोर्ड पर, ये लीजिए। इस वृक्ष को ढंग से देखो, आप पहले तरीके से देखिए इस वृक्ष को। आप लोगों ने देखा होगा इस वृक्ष को। देखिए इस वृक्ष के अंदर क्या दिख रहा है आपको? इस वृक्ष के अंदर आपको सीधा सीधा एक चीज दिख रही है। वो क्या दिख रही है? कि एक शीर्ष ऐसा है जो सभी शीर्षों से भिन्न है। मतलब ऐसा शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है जो सभी शीर्षों से क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो आप अच्छे से जान सकते हो ये कौन सा वृक्ष हो गया? समूल वृक्ष हो गया। कौन सा वृक्ष हो गया? समूल वृक्ष हो गया। क्लियर है बिल्कुल? मैंने परिभाषा क्या लिखाई? ऐसा वृक्ष जिसमें एक शीर्ष, अर्थात जिसे जड़ या मूल कहते हैं, शेष अन्य सभी शीर्षों से भिन्न हो। तो दिख रहा है आपको, देखो, देख लो आप, चाहे देख सकते हो आप। तो इसे क्या बोलेंगे? एक समूल वृक्ष। ये क्या बन गया? रूटेड ट्री। देख सकते हो आप, बना लीजिए इसे। देखिए भाई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और एक प्रमेय के बारे में सोच लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए भाई सभी, एक थ्योरम लिखते हैं अपन। थ्योरम देखिए, स्मॉल n शीर्षों पर प्रत्येक वृक्ष में यथार्थ n-1 कोरें होती हैं। देखिए भाई, स्मॉल n शीर्षों पर
प्रत्येक वृक्ष में यथार्थ है n-1 कोरें होती है, हमको ये सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। एक बात बताओ, पहले तो जनरल ही बात समझे आप। आपने कोई भी वृक्ष बनाया, ये कोई वृक्ष है, आप बताइए कितने शीर्ष हैं आपके सामने? 2 दिख रहे होंगे आपको। कितने शीर्ष दिख रहे हैं आपको? 2 शीर्ष दिख रहे हैं। एक बात और बताओगे आप लोग यहाँ पर, ये यदि 2 शीर्ष दिख रहे हैं तो कोरों की संख्या कितनी है? कोरों की संख्या ज्ञात करें अपन यहां से तो कितनी ज्ञात होगी? आप खुद देख लीजिए। ई बराबर क्या होगा? ई बराबर देखो कितनी है, ये एक ही तो आया। बताओ कितनी कोरी हो गई? n-1 हो गई कि नहीं हो गई? ये विशेष रूप से आप लोग समझेंगे कि जो कोरों की संख्या है वो हमेशा वृक्ष में कितनी होती है? n-1 होती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। मैं जो बोलना चाह रहा हूं इस बात को आप समझो कि कोई भी वृक्ष होगा और उस वृक्ष के अंदर जो कोरों की संख्या होगी वो हमेशा क्या होती है? n-1 होती है। तो देखिए चलते हैं अपन, इसे कैसे सिद्ध करेंगे हम सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो देखिए इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को हम किससे सिद्ध करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन से सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है आपसे वो सुनिए पहले। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि n बराबर 1 के लिए सत्य होता है, n बराबर k के लिए 1 के लिए प्रूफ करते हैं, k के लिए मानते हैं और k+1 के लिए दिखा देते हैं। यही तो करते हो आप। अरे कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते हो तो करते क्या हो? n बराबर 1 के लिए तो प्रूफ कर देते हो, n बराबर k के लिए आप खुद मान लेते हो और k+1 के लिए दर्शा देते हो। यही चीज लेकर के चलते हो। तो देखिए ध्यान देंगे, हम लेते हैं यहां पर तो प्रूफ करते हैं। केस फर्स्ट, यदि क्या हुआ n बराबर कितना है? 1। क्या कहा गया कि केवल एक शीर्ष हो, तो एक शीर्ष की सिचुएशन कैसी होगी? ऐसी होगी ना। देखो आप पहले इसकी मैं कोरों की संख्या ज्ञात करूं, n बराबर तो 1 हो गया, लेकिन कोरों की संख्या ज्ञात करूं तो क्या हो गया? 0। तो एक बात बताना भाई, यदि शीर्षों की संख्या 1 है अर्थात ऐसा वृक्ष जिसमें केवल एक शीर्ष है, तो बताओ प्रमेय तो स्वतः ही सिद्ध हो गई ना। हुई कि नहीं हुई बताओ? प्रमेय अपने आप ही प्रूफ हो गई। तो क्या कहा जाएगा? अतः प्रमेय हो जाती है, अर्थात प्रमेय क्या हो गई? स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं बात करूं इसके अंदर आगे, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड आपके सामने क्या कहता है वो सुनिए। केस नंबर सेकंड ये कहता है आपसे, वो सुनिए कि यदि शीर्षों की संख्या कितनी हो जाए, यदि आपके पास शीर्षों की संख्या n बराबर कितनी हो? 2, तो 2 शीर्ष कैसे होंगे? 2 शीर्षों का रूप कैसा होगा? 2 शीर्षों का रूप ऐसा होगा, देखो लूप तो हो नहीं सकता। अब n बराबर कितना है? 2, तो बताओ कोर बराबर कितना है? 1। तो n-1 कोरें हो रही कि नहीं हो रही बताइए? तो इसका मतलब क्या हो गया? अतः प्रमेय सत्य है। लो केस नंबर 3 की बात कर लेता हूं मैंने माना n बराबर k शीर्ष है, तो वृक्ष में k-1 कोरें होगी। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? अरे मैंने मान लिया ना कि k यदि को शीर्ष है इसके अंदर तो k-1 कोरें होगी, n-1 कोरें ही तो होती है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि k+1 के लिए मैं क्या करूं? सिद्ध कर दूं
तो बताओ प्रमेय सत्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या तो है नहीं जो प्रूफ कर दूं मैं, तो फिर मैं क्या करूँगा वो सुनिए ध्यान से। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यदि n बराबर k+1 हो तो n बराबर क्या हो, k+1 हो, तो मैं यहां पर एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चूंकि t एक संबद्ध ग्राफ है, कनेक्टेड है कि नहीं है आप भी जानते हो, और कनेक्टेड है तो एक बात बताइए, क्या बात बताइए, सुन लीजिए ध्यान से, कि हर हाल में ये संबद्ध है तो वृक्ष टी में महत्तम लंबाई का कोई न कोई पथ जरूर होगा, है तो वृक्ष टी में कम से कम एक लंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होगा। अरे महत्तम लंबाई का पथ होगा तो लंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो वृक्ष के टॉप ही टॉप पर रहेगा, वो जो शीर्ष रहेगा टॉप पर, वो शीर्ष हर हाल में कैसा होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा वो शीर्ष, होगा कि नहीं होगा आप बताइए। तो होगा तो वो क्या होगा, महत्तम लंबाई पर कोई शीर्ष होगा, तो उसकी कोटि हमेशा क्या मिलेगी आपको, एक की तो मिलेगी, क्योंकि उसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है बिल्कुल। अब उसकी कोटि यदि 1 होगी तो देखिए आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग, यहां पर टी में कम से कम एक निलंबी शीर्ष अवश्य विद्यमान होगा। अब हम इस निलंबी शीर्ष का वृक्ष टी में से निष्कासन करने पर एक नया वृक्ष टी स्टार प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो एक नया जो वृक्ष प्राप्त होता है आपको टी स्टार, उसमें क्या हो जाएगी, टी स्टार प्राप्त होता है, जिसमें एक शीर्ष है तथा एक कोर की कमी हो जाती है, और जिसके लिए तो प्रमेय पहले से सत्य है। यदि ऐसा होता है तो वो तो पहले से ही प्रूफ हो गई प्रमेय, तो जिसके लिए प्रमेय सत्य है। अब निष्कासित भाग को पुनः सम्मिलित करने पर वृक्ष से टी प्राप्त होता है। अब टी स्टार और टी को देखो, पहले में अब में फर्क आ गया। देखो ऐसे समझ लो, ये मार्कर है आपके पास, ये टी वृक्ष हो गया, दिख रहा है। ये जो ब्लैक वाली नोक दिख रही है ना आपको, ब्लैक वाली नोक दिख रही है, इसमें से मैंने ये शीर्ष हटा दिया। जैसे ये शीर्ष हटाया तो देखो एक कोर भी हट गई, कोर हट गई तो इसका मतलब एक शीर्ष कम हो गया, तो कितने शीर्ष रह गए, के, और कोरें कितनी रह गई, k-1। तो एक बात बताओ, k और k-1 के लिए तो प्रमेय पहले से सत्य है। अब क्या किया, इस निष्कासित भाग को पुनः मिला दिया टी स्टार में। जैसे ही मिलाया तो वापिस यही बन गया। अब एक तो इसको देखो और एक इसको देखो, बताओ ये जो पहले वाला है वो k+1 को दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा। तो ये क्या हो गया, टी स्टार में निष्कासित भाग को पुनः सम्मिलित करने पर हमें वृक्ष टी प्राप्त होता है जो k+1 को दर्शाता है। अतः
प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य है। बोलिए भाई, मैथमेटिकल इंडेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बता दो कोई भी दिक्कत हो तो आपको, तो हम क्या कह देंगे, रिजल्ट यदि लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, स्मॉल एन शीर्षों के प्रत्येक वृक्ष में यथार्थतः कितनी कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। स्मॉल एन शीर्षों के वृक्ष में यथार्थतः n-1 कोरें होती है। समझ में आ रही बात आपको कि स्मॉल एन शीर्षों के वृक्ष में यथार्थतः कितनी कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। क्लियर हो जानी चाहिए बात आपको बिल्कुल। मैंने आपको जो थ्योरम पढ़ाई है ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट भी है और साथ में इस पे बेस्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये थ्योरम आपको समझ में आएगी। आप दोबारा देख सकते हो कर क्या रहे हैं, स्मॉल एन शीर्षों का कोई वृक्ष है और स्मॉल एन शीर्षों के वृक्ष के अंदर, ध्यान से सुनिए आप लोग, स्मॉल एन शीर्षों के वृक्ष के अंदर n-1 कोरें होती है। हमेशा रिजल्ट याद रखें क्योंकि कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यदि क्वेश्चन की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा रिजल्ट काम आता है, वो आता है कि कोटियों का योग किसके बराबर होता है, कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। दूसरा आपने ये भी देखा होगा, पता हो तो आइलर सूत्र यूज आ रहा है, n-e+r इक्वल टू क्या था आपका 2 था। ठीक है, एक समतली की शर्त है वो क्या है, e< 3n-6 है। एक आपने ये भी देखा होगा क्या कि यदि समतलीय से रिलेटेड क्वेश्चंस किया है, हाँ आपने कई बार कोर पूछ लेता है, कई बार क्षेत्र पूछ लेता है, इनसे बातें करता है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बोलता है वो, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। तो n शीर्षों का वृक्ष है तो तुरंत पता चल जाना चाहिए कि कोरों की संख्या कितनी है, n-1 है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक शीर्ष लिया, अपने आप सिद्ध हो गई प्रमेय। जब मैंने कितना लिया, 2 शीर्ष लिए, तो आप जानते हो 2 के लिए आप देख लीजिए कि 2 तो शीर्ष है, एक कोर है, तो प्रमेय सत्य हो गई। k शीर्ष माने तो बताइए k-1 क्या होगी, कोरें होगी, तो प्रमेय क्या मान ली मैंने, सत्य मान ली, मैंने खुद ने मान ली इस बात को। समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब k+1 के लिए शो करूंगा मैं, एक बात ध्यान से सुन लो, k के लिए तो मैंने मान लिया और k+1 के लिए सिद्ध करूंगा। k के लिए माना तो क्या माना मैंने, k के लिए माना तो मैंने माना कि यदि k शीर्ष है तो k+1 क्या होगी उसके अंदर, सॉरी k शीर्ष है तो k-1 कोरें होगी। अब मैं n बराबर क्या मान के चल रहा हूं, k+1। ठीक है भाई, तो देखिए भाई बोर्ड पर k+1 के बारे में बात करते हैं अपन, बोर्ड पर ध्यान देंगे। यदि हम बात करें n बराबर k+1 तो हम जानते हैं अच्छे से कि स्मॉल n जो शीर्षों का जो कोई वृक्ष है आपका, उसमें n बराबर k+1 की बात करूं मैं, तो उस वृक्ष में कम से कम एक निलंबी शीर्ष तो अवश्य विद्यमान होगा। ठीक है, क्योंकि चक्र नहीं है तो महत्तम लंबाई का पद तो जरूर होगा उसके अंदर। तो वो उस निलंबी शीर्ष का निष्कासन कर दें अपन तो एक नया वृक्ष अपन को T स्टार प्राप्त हो जाता है। जैसे T स्टार को देखो तो एक तो शीर्ष कम हो गया और एक कोर कम होगी, तो प्रमेय सत्य हो गई। वापस निष्कासित भाग को पुनः मिला दिया हमने और मिलाने के बाद में हमें वृक्ष T प्राप्त हो जाता है। T स्टार और T को देखिए k+1 को दर्शा रहा है। सिंपल सी बात है, स्मॉल n शीर्षों के वृक्ष में यथार्थ कितनी कोरें होती है, n-1 कोरें होती है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही है। जितना आप लोग इस चीज को देखोगे समझोगे, और देखो आप लोगों का एक ही काम रहता है कि आप नोट्स बनाएं और साथ के साथ उसको तैयार कर लें। आप अच्छे से जानते हो वृक्ष ग्राफ और जितना मैंने पढ़ा दिया उसको कवर करके आप सेमेस्टर 100% क्लियर कर सकते हो, ध्यान रखेंगे। और लास्ट में भी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जितने सीट अपन सोल्व करवाएंगे क्वेश्चन की उनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए आप बने रहें। आज के लिए थैंक यू।